हेलो स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं राजकुमार जाखड़ आपका राज एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, ये जो ऑनलाइन क्लास है उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, बहुत स्पेशल होगी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जिनमें जनरल साइंस को शामिल किया जाता है, जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज, जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज, जिसमें पूरी की पूरी जनरल साइंस को यहाँ पर हल करवाया जाएगा। जो एबेसद इन क्वेश्चन में शामिल किए हैं उनके अलावा अतिरिक्त इनके इर्द गिर्द जितनी सारी सूचनाएं हमारे पास में होंगी वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो देर किस बात की, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप पीछे न रह जाएं दुनिया से। ये हमारा प्रयास रहेगा और आपका विश्वास हमारा काम होगा। तो लो चलते हैं समय को खराब किए बगैर अपनी इस ऑनलाइन क्लास में, और हम सरल करते हैं, जीरो क्लास से शुरू करेंगे। कौन सी क्लास से? जीरो क्लास से। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? ये सर जी, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यानी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं। जब रॉबर्ट हुक पादप की कोरक छाल में अध्ययन करता है, पादप की कोरक छाल का अध्ययन करता है, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखता है और उन्हीं प्रकोष्ठ को क्या नाम दे देता है? सेल यानी कोशिका नाम दे देता है, कक्षक या कक्षा या कमरा नाम दे देता है। सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा कमरा। जब रॉबर्ट हुक इस प्रकार से अध्ययन करता है तो क्या देखता है? वो ये देखता है कि जो कोशिका उसके सामने आती है वो एक डेड सेल होती है, अर्थात मृत कोशिका होती है। इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका का अध्ययन किया था या मृत कोशिका की खोज की थी। बोलो, है ना मजेदार क्लास? बहुत ही शानदार क्लास होगी। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका के अध्ययन के बारे में रॉबर्ट हुक ने किस पुस्तक में प्रकाशित किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। माइक्रोग्राफिया नामक की एक पुस्तक आई थी रॉबर्ट हुक की, जिसमें उन्होंने कोशिका का अध्ययन प्रकाशित करवाया था। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ध्यान देना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। मवाद कोशिकाओं में या पश्च सेल में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जंतु जगत का जोकर कहलाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। जंतु जगत का जोकर कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को। डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है जिसका आकार 0.1 माइक्रोन मीटर माना जाता है। कितना माना जाता है? 0.1 माइक्रोन मीटर। सर जी, इसके कोष्टक में पीपीएलओ लिखा हुआ है, ये क्या है? बिल्कुल, ये हम चर्चा करते हैं। पीपीएलओ क्या होता है? तो पीपीएलओ का मतलब है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका। आगे वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? किसकी खोज? केंद्रक की खोज। तो देखो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जीवद्रव्य की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ। यानी डुजार्डिन जो है वो क्या काम करता है? जीवद्रव्य की खोज करता है। अब देखो थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं कि ये कोई कोशिका, ये कोई सेल है। हम जानते हैं कोशिका के केंद्रक में गोलाकार, कोशिका के केंद्र में गोलाकार संरचना के रूप में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। और ये हो गया अपने पास में सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। क्या हो गई? कोशिका झिल्ली। अब ध्यान देना, मैं डॉट डॉट से आपको दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं, ये जो पार्ट है, ये जो एरिया होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य का, साइटोप्लाज्म का। किसका होता है? साइटोप्लाज्म का। तो फिर जीवद्रव्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, कोशिका द्रव्य और जीवद्रव्य में ये डिफरेंस है। कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का तरल द्रव्य। जब कोशिका द्रव्य में किसको शामिल कर दिया जाए? केंद्रक को शामिल कर दिया जाए, तो वह संरचना क्या कहलाती है? जीवद्रव्य कहलाती है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपका एक्सप्लेनेशन किया। आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पुराने पेपर देखना आप, इनमें ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो स्लेडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में जुड़ते हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है।
यह सिद्धांत किसका है? देखो इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत स्लीडन तथा समान का था। अब सुनना, देखो चर्चा करते हैं। विर्चो नामक वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाइड करते हुए आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और बताता है नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से या पूर्ववर्ती यानी पहले की कोशिकाओं से होता है। तो वह साइंटिस्ट कौन हो गया? विर्चो नामक वैज्ञानिक इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत का पिता कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार केंद्रक माता पिता के लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। स्टोर्सबर्गर नामक वैज्ञानिक के अनुसार केंद्रक जो है वो माता पिता के लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। माता पिता के लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जेनेटिक कैरेक्टर कहा जाता है। और उनको किसके द्वारा भेजा जाता है? क्रोमोसोम के द्वारा यानी गुणसूत्र के द्वारा। और गुणसूत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? स्टोर्सबर्गर नामक वैज्ञानिक था। हाँ, हालांकि ये स्पष्ट है कि गुणसूत्र नाम देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? वॉल्डेर नामक वैज्ञानिक था। यानी गुणसूत्र का नाम किसने दिया था? वॉल्डेर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अपना, केंद्रिक की खोज किसने की? देखो पॉइंट को सुनना, केंद्रिक की खोज किसने की? केंद्रक नहीं बोल रहा हूं मैं, केंद्रिक की। देखो ये बात करते हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले बनाया कोशिका का डायग्राम। कोशिका के मध्य में पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक में भी पाए जाने वाली गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिक कहा जाता है। साइंटिस्ट कौन था? तो फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1774 ईस्वी के अंदर क्या किया था? केंद्रक की खोज की थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका का केंद्रक उपस्थित होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में इस प्रश्न का रोल अहम हो जाता है, तो यहाँ पर शामिल करना भी बड़ा रोल था। पादप कोशिका का केंद्रक उपस्थित होता है। डियर स्टूडेंट, पादप कोशिका का केंद्रक परिधि पर होता है। देखो ये पादप कोशिका है, इसका केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है। इसका कारण क्या होता है कि पादप कोशिका के मध्य भाग में एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, एक रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिक्तिका, जिसके कारण से रिक्तिका केंद्रक को परिधि की ओर धकेल देती है। इस कारण पादप कोशिका का केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? परिधि पर। नहीं भूलोगे सर? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित में कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो विषाणु जो है, वायरस जितने भी होते हैं उन्हें कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। देखो चर्चा करते हैं। कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है प्रत्येक सजीव शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, लेकिन विषाणु में कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, इसलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? तो हम सारे जानते हैं राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करना, और राइबोसोम के द्वारा देखो प्रोटीन का निर्माण है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के कारण से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? क्वेश्चनों में मैंने शब्दावली इस प्रकार की शामिल की है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, और कंपटीशन की दृष्टि से नए शब्दावली वाले क्वेश्चन पिछले कुछ समय से पूछे जा रहे हैं। एटम बम के नाम से किसे जानते हैं? एटम बम। देखो लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है। लाइसोसोम एक इस प्रकार का कोशिकांग है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मेरे पॉइंटों को जाना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कई बार क्या कर देते हैं? अपनी खुद की कोशिकाओं का पाचन कर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली या फटने के कारण एटम बम के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली, उसके ऊपर पाई जाती है अंगुली समान उभार, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल या F1 कण।
क्या कहते हैं, F1 कण। और F1 कण जो होते हैं उनका काम होता है प्राप्त ऊर्जा को स्टोर करना, और वो भी किसके रूप में स्टोर करना, एटीपी के रूप में स्टोर करना। जी सर, एटीपी क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार एटीपी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो बच्चा पार्टी ध्यान रखिए, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। रसगुल्लो, आगे बढ़ते हैं। डी डुबे ने किसकी खोज की थी, डी डुबे ने किसकी खोज की थी, तो देखो चर्चा करते हैं। लाइसोसोम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, डी डुबे नामक वैज्ञानिक था। आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होती है। सिंपल क्वेश्चन, देखो किस कोशिकांग की अनुपस्थिति के कारण, यानी एक ऐसा कोशिकांग जो अनुपस्थित है किसी न किसी एक सेल में। देखो बात करते हैं, तारककाय जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसके कारण से डिफरेंस पाया जाता है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, अंतर्प्रद्रवी जालिका दोनों में पाई